ये स्टूडेंट्स बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखो हमने फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हमने पढ़े, जो क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट देखो, फ्यू आयंस, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेन पॉइंट है बेटा, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन पढ़ा, ओस्मोसिस पढ़ा, वहां पर पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे थी बेटा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थी। लेकिन यहां पर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, क्या पार्टिकल्स अपने आप जा सकते हैं लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ? नहीं। तो एनर्जी की सहायता से उनकी मूवमेंट कराई जाती है। तो आप समझ गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, और इन विच एटीपी इज यूटिलाइज। एटीपी क्या होती है बेटा, आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एटीपी के बारे में बताया जाएगा। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम और पोटासियम पंप जो होता है, सोडियम पोटासियम पंप एक एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है ना, तो उस केस में सोडियम और पोटासियम आयंस आप पढ़ेंगे आगे ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स के केस में। तो वहां पर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अभी आपको समझना है बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट होता है, ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है, ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है। यस, अब हम बात करेंगे। देखो इसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कुछ प्रोसेस और भी उसके साथ में रिलेटेड हो जाते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कोई भी एक सेल है लाइक अमीबा, देखो ये अमीबा है, ये अमीबा का डायग्राम, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आउटर, जिसको हम फाल्स फुट कहते हैं, और इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो अगर यहां पर कोई मटेरियल है बाहर, तो ये इस मटेरियल को अपने आप इंगल्फ कर लेता है, खा जाता है। आप ये समझिए मेम्ब्रेन की सहायता से। तो जो इंजेशन का मतलब होता है फूड का अंदर लेना। इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में दो टाइप होती है, एक फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, और एक पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। एक तो सेल किसी चीज को ड्रिंक करे सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, एक किसी चीज को एंगल्फ करे, खाए, फैगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग ये दो एंडोसाइटोसिस के स्टेप होते हैं, टाइप भी कह सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो तो जो ये एंडोसाइटोसिस है जो अमीबा के अंदर, अमीबा में न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, हालांकि वो न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप होती है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो फीडिंग का स्टेप होता है, उसका फूड को इंगल्फ करने का जो तरीका होता है, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो एंडोसाइटोसिस है वो आप अमीबा में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर है एक्सोसाइटोसिस। अब सेल ने कुछ खाया तो वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, और उस वेस्ट मटेरियल को सेल बाहर भी निकालेगा, तो उस वेस्ट मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो बाहर आउट कर देता है, कुछ वेसिकल्स फॉर्मेशन, उसको हम
एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, एंडो का मतलब अंदर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा सेल वॉल। हम सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। एनिमल जो सेल होते हैं उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं और जो फंजाई के सेल होते हैं उनमें एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्सटर्नल रिजिड स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स एंड फंजाई इज नोन एज सेल वॉल। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइक दिस, हम इस प्रकार, ठीक है, हम एक प्लांट सेल बना रहे हैं लाइक दिस, इस प्रकार बना सकते हैं। देखो अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, पहले हम एक बार सेल वॉल के बारे में देखें बेटा। सेल वॉल की डेफिनेशन हो गई, जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स होती है बेटा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। एंड प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन। अब पॉइंट को आप समझे, सेल वॉल, देखो मैंने यहां पर सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया बेटा, ये सेल वॉल है। सेल वॉल में ध्यान दें, ये दो एडजेसेंट सेल्स हैं, आपस में मिली हुई दो सेल है, साथ लगती हुई दो सेल है। तो जो दो सेल होती हैं, दो सेल वॉल, मतलब दो सेल की बाहर की कवरिंग दोनों की सेल वॉल होगी। तो वो दोनों सेल वॉल आपस में जुड़ी होती, इकट्ठी मिली होती हैं, किसके द्वारा? मिडल लेमिला के द्वारा। मिडल लेमिला के द्वारा वो दो सेल वॉल आपस में जुड़ी होती हैं, मिडल लेमिला। अब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान दें, ये मिडल लेमिला मान सकते हैं आप। और अब इसके यहाँ पर देखो, एक इसकी सेल वॉल है और एक इसकी है, एक इसकी है। तो ये साथ में लगती सेल वॉल रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। इधर पूरा का पूरा हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करेंगे तो ये अभी सेल वॉल है। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसकी मेम्ब्रेन अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग और इसकी अलग और इसकी अलग मेम्ब्रेन होगी। तो इस पॉइंट को समझे आप। बीच में मिडल लेमिला है, दो प्लांट सेल जो एडजेसेंट प्लांट सेल होते हैं वो मिडल लेमिला से चिपके होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी वाल है, और इधर जो स्ट्रक्चर है बेटा ये सेकेंडरी वाल है। तो वाल को हमने, सेल वॉल को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया है। तो आप देखें, इधर इस सेल की ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इधर इस सेल की ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो जो मिडल लेमिला होती है उसके साथ होती है प्राइमरी वाल और फिर सेकेंडरी वाल, और सेकेंडरी वाल के साइड में यहां पर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसके यहां पर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जो ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में जगह जगह पर कुछ आप पोर कह सकते हैं, पिट्स कह सकते हैं, और उन पिट्स को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं बेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, PLASMODESMATA, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? पिट्स होती हैं। एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल का आदान प्रदान होता है उन पोर्स के द्वारा जो सेल वॉल के अंदर से होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये जंक्शन होते हैं एक प्रकार का, कह सकते हैं बेटा। तो ये हमारा सेल वॉल के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक इसी में बेटा, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखो प्लाज्मोलाइसिस पीछे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा था। हमने एक प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में रखा था बेटा। तो जब हम व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल, जब किसी भी लिविंग प्लांट सेल को हम कहां पर रख दें, किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें, तो क्या होता है? लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल
अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। पॉइंट को समझें एक बार। देखो अब कोई भी प्लांट सेल है बेटा, मैं ये अब ये मैंने सेल वॉल बनाई है, अभी एक प्लांट सेल की सेल वॉल, और अभी ये है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर इस प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, ये जो वैक्यूल है इससे पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये श्रिंक हो जाएगी। पॉइंट समझे यहां पर प्लाज्मोलाइसिस में, ठीक है। जब आप एक लिविंग जो प्लांट सेल है, मैंने लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो क्या हो जाएगा, ये सेल आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इतनी दूर हो जाएगी, वैक्यूल छोटा हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस है, ये जो सेल का कंटेंट्स है ना ये सिकुड़ कर कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब अगर हम इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो ये सेल फिर से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स पानी अंदर जाएगा, सेल अगेन स्वेल अप हो जाएगा, तो उस बात को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब देखो बेटा ये तो है प्लांट सेल, अब इस प्लांट सेल को हम प्योर वाटर में रख दें, प्योर वाटर में, तो पानी की वेरी हाई कंसंट्रेशन हो गई, तो पानी इसके अंदर जाएगा। पॉइंट समझिए, अब ध्यान दें, ये प्लांट सेल है बेटा, इसको हमने प्योर वाटर में रख दिया, प्लांट सेल के अंदर पानी जाएगा, प्लांट सेल फूलता चला जाएगा, स्वेलअप होगा। लेकिन प्लांट सेल के चारों तरफ वेरी हार्ड रिजिड सेल वॉल है, तो पानी के कारण, पानी अंदर जाने के कारण ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस ये सेल स्वेल अप होता गया, लेकिन बाहर क्या है, रिजिड सेल वॉल है। तो वो सेल वॉल क्या करती है, उस सेल की शेप को मेंटेन रखती है। अब क्या हुआ, पानी अंदर गया, सेल स्वेल अप हुआ, जिसके कारण जो स्वेल अप सेल है वो एक प्रेशर लगाता है सेल वॉल पर उसको बेटा हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। और बदले में सेल वॉल उस सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाती है जो इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और उसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एक प्लांट सेल को पानी में रखा, पानी सेल के अंदर गया, सेल स्वेल अप हो गया, अब वो सेल फूलता गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलती जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर एक प्रेशर लगाती है पानी के कारण, तो जो पानी से फूला हुआ सेल है बेटा उसको हम टर्जिड सेल कहते हैं। तो टर्जिड सेल जो प्रेशर लगाता है उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, उसी को हम ट्रिगर प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर ड्यू टू वाटर हो गया, इज नोन एज ट्रिगर प्रेशर। और जो ट्रिगर प्रेशर है, जितना प्रेशर सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल पर लगाया, बदले में सेल वॉल भी उसे टर्जिड सेल पर उतना ही प्रेशर लगाती है, और जो सेल वॉल ने प्रेशर लगाया वो वॉल प्रेशर होता है। तो वॉल प्रेशर हमेशा किसके, ट्रिगर प्रेशर के बराबर होता है। तो इससे आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे, एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो एनिमल सेल की अपेक्षा एक प्लांट सेल ज्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है।